अपनी शादी की बात सुनकर दिव्या फट पड़ी। कहने लगी, क्या एक बार मेरी जिंदगी बर्बाद करके आप सबको तसल्ली नहीं हुई जो फिर से। अरे छोड़ दो न मुझे मेरे हाल पर। जाओ निकलो मेरे कमरे से, यह कहकर उसने अपने पास पड़े कुशन को दीवार पर दे मारा। नूतन आंखों में आंसू लिए कुछ न बोलकर कमरे से बाहर आ गई। आखिर उसकी इस हालत की जिम्मेदार भी तो वे ही थी। बिना जांच पड़ताल किए सिर्फ लड़के वालों की हैसियत देखकर उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को उस हैवान के संग बांध दिया। यह भी न सोचा कि आखिर क्यों इतने पैसे वाले लोग एक साधारण परिवार की लड़की से अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं। जरा सोचते कि कहीं दिव्या के दिल में कोई और तो नहीं बसा है। वैसे दबे मुंह ही पर कितनी बार दिव्या ने बताना चाहा कि वह अक्षत से प्यार करती है, लेकिन शायद उसके माता पिता यह बात जानना ही नहीं चाहते थे। अक्षत और दिव्या एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों अंतिम वर्ष के छात्र थे। जब कभी अक्षत दिव्या के संग दिख जाता, नूतन उसे ऐसे घूर कर देखती कि बेचारा सहम उठता। कभी उसकी हिम्मत ही नहीं हुई यह बताने की कि वह दिव्या से प्यार करता है, पर मन ही मन दिव्या की ही माला जपता रहता था और दिव्या भी उसी के सपने देखती रहती थी। नीलेश अच्छा लड़का तो है ही, उसकी हैसियत भी हमसे ऊपर है। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए जो उन्होंने अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगा, वरना क्या उनके बेटे के लिए लड़कियों की कमी है इस दुनिया में। दिव्या के पिता मनोहर ने उसे समझाते हुए कहा था। पर एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि दिव्या मन से इस शादी के लिए तैयार है भी या नहीं। माँ बाप की मर्जी और समाज में उनकी नाक ऊंची रहे, यह सोचकर भारी मन से ही सही पर दिव्या ने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। वह कभी नहीं चाहेगी कि उसके कारण उसके माता पिता दुखी हो। कहने को तो लड़के वाले बहुत पैसे वाले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुँह मांगा दहेज पाया। अब हमारी एक ही तो बेटी है, हमारे बाद जो भी है सब उसका ही है। तो फिर क्या हरज है, अभी दें या बाद में। यह सोचकर मनोहर और नूतन उनकी हर डिमांड पूरी करते रहे, पर उनमें तो संतोष नाम की चीज ही नहीं थी। अपने नाते रिश्तेदार को वे यह कहते अघाते नहीं थे कि उनकी बेटी इतने बड़े घर में ब्याह रही है। लोग भी सुनकर कहते कि भाई मनोहर ने तो इतने बड़े घर में अपनी बेटी का ब्याह कर गंगा नहा ली। दिल पर पत्थर रख दिव्या भी अपने प्यार को भुलाकर ससुराल चल पड़ी। विदाई के वक्त उसने देखा एक कोने में खड़ा अक्षत अपने आंसू पोंछ रहा था। ससुराल पहुंचने पर नववधू का बहुत स्वागत हुआ। छुई मुई सी घूंघट काढ़े हर दुल्हन की तरह वह भी अपने पति का इंतजार कर रही थी। वह आया तो दिव्या का दिल धड़का और फिर संभला भी, लेकिन सोचिए जरा क्या बीती होगी उस लड़की पर जिसकी सुहागरात पर उसका पति यह बोले कि वह उसके साथ संबंध बनाने में सक्षम नहीं है और वह इस बात के लिए उसे माफ कर दे। ये सुनकर धक् कर रह गया दिव्या का कलेजा। आखिर क्या बीती होगी उसके दिल पर जब उसे यह पता चला कि उसका पति नामर्द है और धोखे में रखकर उसने उसे ब्याह कर लिया। लेकिन उसकी जबान ही नहीं खुली यह कहने को। कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे कि करे तो करे क्या, क्योंकि रिसेप्शन पर भी सब लोगों के सामने नीलेश उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उनकी सुहागरात बहुत मजेदार रही। हंस कर वह अपने दोस्तों को कुछ बता रहा था और वे चटकारे ले लेकर सुन रहे थे। दिव्या समझ गई कि शायद उसके घर वालों को नीलेश के बारे में कुछ पता न हो। उन सब को भी उसने धोखे में रखा हुआ होगा। पगफेर पर जब मनोहर उसे लिवाने आए और पूछने पर कि वह अपनी ससुराल में खुश है, दिव्या खून का घूंट पीकर रह गई। फिर उसने वही जवाब दिया जिससे मनोहर और नूतन को तसल्ली हो। एक अच्छे पति की तरह नीलेश उसे उसके मायके से लिवाने भी आ गया। पूरे सम्मान के साथ उसने अपने सास ससुर के पांव छुए और कहा कि वे दिव्या की बिल्कुल चिंता न करें, क्योंकि अब वह उनकी जिम्मेदारी है। धन्य हो गए थे मनोहर और नूतन इतना संस्कारी दामाद पाकर। लेकिन उन्हें क्या पता कि सच्चाई क्या है। वह तो बस दिव्या ही जानती थी और अंदर ही अंदर जल रही थी।
दिव्या को अपनी ससुराल आए हफ्ते से ऊपर का समय हो चुका था, पर इतने दिनों में एक बार भी नीलेश न तो उसके करीब आया और न ही प्यार के दो बोल बोले। हैरान थी वह कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है और वह चुप क्यों है, बता क्यों नहीं देती सबको कि नीलेश ने उसके साथ धोखा किया है। लेकिन किस से कहे और क्या कहे, सोच कर वह चुप हो जाती। एक रात नींद में ही दिव्या को लगा कि कोई उसके पीछे सोया है। शायद नीलेश है, उसे लगा, लेकिन जिस तरह से वह इंसान उसके शरीर पर अपना हाथ फिरा रहा था उसे शंका हुई। जब उसने लाइट जलाकर देखा तो स्तब्ध रह गई, क्योंकि वहां नीलेश नहीं बल्कि उसका पिता था, जो आधे कपड़ों में उसके बेड पर पड़ा उसे गंदी नजरों से घूर रहा था। आप यहाँ मेरे कमरे में का क्या क्या कर रहे हैं? पिताजी कहकर वह अपने कपड़े ठीक करने लगी, लेकिन जरा उसका ढीठपन तो देखो, उसने तो दिव्या को खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। दिव्या को अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका ससुर ही उसके साथ। मैं आपकी बहू हूँ, फिर कैसे आप मेरे साथ? वह डर के मारे हकलाते हुए बोली। बहू? ठहाके मारकर हंसते हुए वह बोला, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें मुझसे ही वारिस पैदा करना है, और इसीलिए ही तो हम तुम्हें इस घर में बहू बनाकर लाए हैं। सुनकर दिव्या को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला शीशा डाल दिया हो। वह कहने लगी, यह कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हैं? आपने क्या शर्मोहियां बेच खाई है? पर वह कहाँ कुछ सुनने समझने वाला था। फिर उसने दिव्या के ऊपर झपट्टा मारा, लेकिन उसने अपने आप को उस दरिंदे से बचाने के लिए जैसे ही दरवाजा खोला, सामने ही नीलेश और उसकी माँ खड़े मिले। घबरा कर वह अपनी सांस से लिपट गई और रोते हुए कहने लगी कि कैसे उसके ससुर उसके साथ जबरदस्ती करना चाह रहे हैं। उसे बचा ले, बहुत हो चुका यह चूहे बिल्ली का खेल। कान खोलकर सुन लो तुम, ये सब जो हो रहा है न, यह सब हमारी मर्जी से ही हो रहा है, और हम तुम्हें इसी वास्ते इस घर में बहू बनाकर लाए हैं। ज्यादा फड़फड़ाओ मत और जो हो रहा है होने दो। अपनी सास के मुंह से भी ऐसी बात सुनकर दिव्या का दिमाग घूम गया। उसे लगा वह बेहोश होकर गिर पड़ेगी। फिर अपने आप को संभालते हुए उसने कहा, तो क्या आपको भी पता है कि आपका बेटा? अब तक तो शालीनता देखी है, पर अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। चाहे दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी अदालत तक ही क्यों न जाना पड़े, हमें पर छोड़ूंगा नहीं। तुम सबको तो जेल होगी ही, और तुम्हारा बाप, उसे तो फांसी न दिलवाई मैंने तो मेरा भी नाम मनोहर नहीं। बोलते बोलते मनोहर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। मनोहर की बातें सुनकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि झूठे और गुनहगार तो वे लोग थे ही। यह सुनकर तो दिन में ही तारे नजर आने लगे उन्हें। क्या सोच रहे हो, रोको उसे। अगर वह पुलिस में चला गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा, और मुझे फांसी पर नहीं झूलना। अपना पसीना पोंछते हुए नीलेश के पिता ने कहा। उन लोगों को लगने लगा कि अगर यह बात पुलिस तक गई तो इज्जत तो जाएगी ही, उनका जीवन भी नहीं बचेगा। बहुत गिड़गिड़ाने पर कि वे जो चाहें उनसे ले लें, जितने मर्जी थप्पड़ मार ले, पर पुलिस में न जाए। कहीं पुलिस कानून के चक्कर में उनकी बेटी का भविष्य और न बिगड़ जाए, यह सोचकर मनोहर को भी यही सही लगा। लेकिन उन्होंने उनके सामने यह शर्त रखी कि नीलेश दिव्या को जल्द से जल्द तलाक देकर उसे आज़ाद कर दे। मरता क्या न करता। बगैर किसी शर्त के नीलेश ने तलाक के पेपर साइन कर दिए। पहली सुनवाई में ही फैसला हो गया। वहां से तो दिव्या आज़ाद हो गई, लेकिन एक अवसाद से घिर गई। जिंदगी पर से उसका विश्वास उठ गया। पूरा दिन बस अंधेरे कमरे में पड़ी रहती, न ठीक से कुछ खाती न पीती और न ही किसी से मिलती जुलती। कहीं बेटी को कुछ हो न जाए, कहीं वह कुछ कर न ले, यह सोच सोच कर मनोहर और नूतन की जान सूखती रहती। बेटी की इस हालत का दोषी वे खुद को ही मानने लगे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था उन्हें कि क्या करें,
जो फिर से दिव्या पहले की तरह हंसने खिलखिलाने लगे। अपनी जिंदगी से उसे प्यार हो जाए। दिव्या बेटा देखो तो कौन आया है। उसकी माँ ने लाइट ऑन करते हुए कहा तो उसने नजरें उठाकर देखा पर उसकी आंखें चौंधिया गईं। हमेशा अंधेरे में रहने और एकाएक लाइट आंखों पर पड़ने के कारण उसे सही से कुछ नहीं दिख रहा था। पर जब उसने गौर से देखा तो देखती रह गई। अक्षत ये नाम हौले से उसके मुंह से निकला। नूतन और मनोहर जानते थे कि कभी दिव्या और अक्षत एक दूसरे से प्यार करते थे पर कह नहीं पाए। शायद उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया और खुद ही वे उसकी जिंदगी का फैसला कर बैठे। लेकिन अब अक्षत ही उनकी बेटी के होठों पर मुस्कान बिखेर सकता था। वही है जो जिंदगी भर दिव्या का साथ निभा सकता है। यह सोचकर उन्होंने अक्षत को उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। बहुत सकुचाहट के बाद अक्षत ने पूछा, कैसी हो दिव्या? मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। लगता है मुझे भूल गई। अरे मैं अक्षत हूँ। अक्षत अब याद आया। उसने उसे हंसाने के इरादे से कहा पर फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे अक्षत उसे पुरानी बातें, कॉलेज के दिनों की याद दिलाने लगा। कहने लगा कि कैसे वे दोनों सबकी नजरें बचाकर रोज मिलते थे, कैसे कैंटीन में बैठकर कॉफी पीते थे। अक्षत उसे उसके दुख भरे अतीत से बाहर लाने की कोशिश कर रहा था। पर दिव्या थी कि बस शून्य में ही देखे जा रही थी। दिव्या की ऐसी हालत देखकर अक्षत की आंखों में भी आंसू आ गए। कहने लगा, आखिर तुम्हारी क्या गलती है दिव्या जो तुमने अपने आप को इस काल कोठरी में बंद कर रखा है? ऐसा करके क्यों तुम खुद को सजा दे रही हो? क्या अंधेरे में बैठने से तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी या जिसने तुम्हारे साथ गलत किया उसे सजा मिल जाएगी? बोलो। तो मैं क्या करूं अक्षत, क्या करूं मैं? मैंने तो वही किया न जो मेरे मम्मी पापा ने चाहा, फिर क्या मिला मुझे? अपने आंसू पोंछते हुए दिव्या कहने लगी। उसकी बातें सुनकर नूतन भी फफक फफक कर रोने लगी। दिव्या का हाथ अपनी दोनों हथेलियों में दबाकर अक्षत कहने लगा, ठीक है, कभी कभी हमसे गलतियां हो जाती है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि हम उन्हीं गलतियों को लेकर अपने जीवन को नर्क बनाते रहे। जिंदगी हमसे यही चाहती है कि हम अपने उजाले खुद तय करें और उन पर यकीन रखें। जस्ट बिलीव एंड विन। अवसाद और तनाव के अंधेरे को हटाकर जीवन को खुशियों के उजास से भरना कोई कठिन काम नहीं है, बशर्ते हम में बीती बातों को भूलने की क्षमता हो। दिव्या, एक डर आ गया है तुम्हारे अंदर, उस डर को तुम्हें बाहर निकालना होगा। क्या तुम्हें अपने माता पिता की फिक्र नहीं कि उन पर क्या बीतती होगी तुम्हारी ऐसी हालत देखकर? अरे उन्होंने तो तुम्हारा भला ही चाहा था न। अपने लिए, अपने माता पिता के लिए तुम्हें इस अंधेरे से निकलना ही होगा दिव्या। अक्षत की बातों का कुछ कुछ असर होने लगा था दिव्या पर। कहने लगी, हम अपनी खुशियां, अपनी पहचान, अपना सम्मान दूसरों से मांगने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है अक्षत? क्योंकि हमें अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता। अपनी आंखें खोलकर देखो गौर से, तुम्हारे सामने तुम्हारी मंजिल है। अक्षत की बातों ने उसे नजर उठाकर देखने पर मजबूर कर दिया। जैसे वह कह रहा हो कि दिव्या, आज भी मैं उसी राह पर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ जहां तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। बस तुम्हारी हाँ की देर है दिव्या। फिर देखो कैसे मैं तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। अक्षत के सीने से लग दिव्या बिलक बिलक कर रो पड़ी, जैसे सालों का गुबार निकल रहा हो उसकी आंखों से बहकर। अक्षत ने भी उसे रोने दिया ताकि उसके सारे दुख दर्द उन आंसुओं के सहारे बाहर निकल जाएं और वह अपने डरावने अतीत से बाहर निकल सके। बाहर खड़े मनोहर और नूतन की आंखों से भी अविरल आंसू बहे जा रहे थे, पर आज ये खुशी के आंसू थे। मेरा नाम सुमित है। मैं हमेशा से ही शर्मिले स्वभाव का था। इस कारण कभी मैं लड़कियों से भी बात नहीं कर पाता था। लेकिन मैं यह भी सोचता था कि मेरे लिए कोई होगी जो मेरी जिंदगी में आएगी।
मेरी बात सुनेगी। मैं उसी के इंतजार में था। लेकिन आजकल दिल या मन साफ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप दिखते कैसे हैं या आपके पास कितना धन है सब कुछ उस पर ही निर्भर होता है। और मेरे पास दोनों ही नहीं थे। ना ही मैं दिखने में इतना अच्छा था और ना ही मेरे पास पैसे थे। मेरा रंग साफ नहीं था। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। पिताजी का स्वर्गवास तब हो गया था जब मैं 10 साल का था। मेरी बड़ी बहन और मेरी जिम्मेदारी मेरी माँ पर आ गई थी। मेरी माँ ने जैसे तैसे मुझे इस काबिल तो बना दिया कि मैं अच्छे से अपना जीवन चला सकूं। कर्ज लेकर मैंने अपनी बहन की शादी भी करवा दी। इन्हीं सब जिम्मेदारियों के चलते मेरी उम्र निकलती गई। माँ को मेरी शादी की बहुत फिक्र रहती है बहुत जगह रिश्ते देखें लेकिन बात कुछ बनी नहीं। फिर एक दिन अचानक ही हमारे घर में एक रिश्ता आया। वो घर ही आ गए थे। हमारा घर और मुझे देखने के बाद उनकी तरफ से हाँ थी। लड़की की तस्वीर उन्होंने दिखाई। लड़की बेहद ही खूबसूरत थी। मुझे देखते ही पसंद आ गई थी। लेकिन फिर मेरे मन में निराशा आ गई। क्योंकि मुझे पता था कि इतनी सुंदर लड़की मुझसे शादी को हाँ क्यों करेंगी। इससे पहले भी मेरे साथ यह कई बार हो चुका है। इसलिए उनके जाने के बाद मैंने माँ से कहा कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। माँ ने पूछा क्यों? मैंने कहा कि वहाँ जाकर समय खराब करने से क्या फायदा होगा क्योंकि लड़की वैसे भी मुझे देखते ही मना कर देंगी। लेकिन माँ ने कहा कि कुछ भी हो वो हमारे यहाँ आकर अपने घर आने का निमंत्रण देकर गए हैं। हमें जाना चाहिए। माँ के कहने पर मैं वहाँ जाने को तैयार तो हो गया लेकिन मेरे मन में कोई उत्साह नहीं था। हम उनके यहाँ पहुँच गए। हमें देखकर वो खुश हुए। लड़की का नाम रानी था। मैं वहाँ जब बैठा था तब वो नीली साड़ी में चाय लेकर आई। बहुत सुंदर थी लेकिन मुझे पता था कि मुझे खुश नहीं होना है। मेरी माँ ने थोड़ी देर बाद कहा कि कुछ बात करनी है तो कर लो। लेकिन मैंने ही उस समय मना कर दिया। क्योंकि उसे देखकर मेरा आत्मविश्वास ही चला गया था। मैंने कहा नहीं ठीक है आप बड़े लोग जो सही समझें। हम अपने घर आ गए। मुझे पता था कि उनकी तरफ से कोई पूछ परख नहीं होने वाली है। और मैंने उसका ख्याल भी अपने मन से निकाल दिया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। काम से जब मैं घर आया तो माँ कहती है कि उनका फोन आया था अपना जवाब पूछ रहे थे। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने पूछा कि उनकी तरफ से हाँ है। माँ बोली कि वो तैयार है। अब जब ऐसा होता है तो दूसरा ख्याल यही आता है कि शायद कुछ कमी होगी वरना मुझसे शादी को हाँ क्यों कहती। मैंने माँ से कहा कि ठीक है उनकी हाँ है तो। पर अब मैं लड़की से बात करना चाहता हूँ। माँ ने यही बात उनसे बोली उन्होंने कहा कि अभी हमारे घर में कुछ दिनों तक घर ठीक करने का काम चल रहा है। इसलिए आप फोन पर बात करवा दीजिए। उसका नंबर अब मेरे पास आ गया था। मैंने रात उसे फोन किया। उधर से हेलो बोला गया। पहली बार मैं किसी लड़की से बात कर रहा था वो भी इतनी सुंदर। मैंने सबसे पहले एक ही सवाल पूछा कि आप मुझसे शादी को तैयार कैसे हो गई। वो कुछ देर चुप रही कहा कि क्यों आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैंने कहा कि मैं आपके मुकाबले कहाँ टिकता हूँ। वो बोली कि मेरे लिए बाहर से ज्यादा भीतर की सुंदरता जरूरी है। मैंने कहा कि आपके और मेरे विचार तो मिलते हैं। वो बोली कि आप भी इसी बात में मानने वाले हैं। मैंने बोला हाँ। बस उस दिन से ही मैं हवा में उड़ने लगा प्यार में कैसा होता है यह आज तक मैंने सिर्फ सुना ही था लेकिन जब सच में मुझे प्यार हुआ तो मुझे पता चला कि प्यार एक अद्भुत एहसास है। मुझे सबसे ज्यादा उसकी आवाज से प्यार हो गया। हम लोग सिर्फ शाम को ही बात किया करते थे। वो भी सिर्फ 10 बजे तक। शादी के लिए तारीख पक्की हो गई थी। शादी की तारीख पक्की हुई तब मैं बहुत खुश था उस शाम जब मैंने फ़ोन किया तो मैंने उससे पूछा कि कैसा लग रहा है तुम्हें।
उसकी तरफ से थोड़ी देर तक खामोशी रही। मैंने पूछा, क्यों तुम खुश नहीं हो? उसने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मिलना मुझे भी था, लेकिन मैं कह नहीं पा रहा था। लेकिन उसने ही बोल दिया। हम लोगों का मिलना तय हुआ। अगले दिन सुबह सुबह ही मेरी माँ मेरे कमरे का दरवाज़ा जोर से बजा रही थी। मैं नींद से उठा। मेरी माँ को हमारे किसी परिचित से उस लड़की का सच पता चला। उसे सुनने के बाद मुझे पता चला कि इतनी सुंदर होने के बावजूद उसने मुझसे शादी को हाँ क्यों कहा। आखिर वो भी मेरा फ़ायदा उठाना चाह रही थी। माँ ने उन्हें भला बुरा कहना शुरू कर दिया। उसी समय उन्होंने रिश्ता तोड़ने का मन बना लिया। मुझे आज उससे मिलना था। मैं सोच रहा था कि माँ जो कह रही है वो कैसे सच हो सकता है। मैं उससे मिलने गया। एक रेस्टोरेंट में मिलना तय हुआ था। मैं वहां जल्दी पहुंच गया, बस यही सोच रहा था कि माँ जो बोल रही है वो कैसे सच हो सकता है। कुछ देर बाद वो आई, उसके साथ में एक लड़की और थी। वो दोनों मेरे पास आकर बैठ गए। रानी के चेहरे पर एक डर था, घबराहट थी। मैंने उससे पूछा, कैसी हो? उसने सिर्फ सर हिलाया। मैंने फिर पूछा कि मुझे क्यों बुलाया था। मेरे इस सवाल के बाद जो जवाब आया उससे माँ को जो पता चला था वो सच ही निकला। जवाब रानी ने नहीं, उसकी साथ आई उस लड़की ने दिया। और आवाज़ वही थी जिससे मुझे प्यार हो गया था। लड़की रानी की चेचरी बहन थी। वो बोली कि हमने आपसे एक बात छिपाई है। रानी बोल नहीं सकती। रानी की जगह मैं आपसे बात करती थी। रानी मेरे साथ बैठी रहती थी। लेकिन रानी चाहती थी कि शादी के पहले आपको सच्चाई पता चल जाए जो उसके घरवालों ने छिपाई है। यह आपको पर्दे में नहीं रखना चाहती थी। अब आपका जो भी फैसला हो वो रानी को मंजूर है। सभी ने अपनी बात बता दी। माँ ने कह दिया कि शादी नहीं करेंगे। रानी ने मुझे सच्चाई बता दी और मुझे डाल दिया दुविधा में। मैं उसे अब धोखेबाज भी नहीं कह सकता था। वो सच बताने के लिए ही आई थी। उसकी आंखें मुझे बहुत कुछ कह रही थी। मैं उसे मना कैसे कर सकता था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि क्या तुम भी मानती हो कि बाहर से ज्यादा भीतर की सुंदरता जरूरी है? उसने हाँ में सर हिलाया। मेरी माँ को मनाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मैं जानता था कि वो मान जाएगी। उनके घरवालों ने सच छिपाने के लिए माफी मांगी। रानी और मेरी शादी हो गई। बिना बोले भी वो बहुत कुछ बोलती है। प्यार में शब्द कहाँ जरूरी होते हैं। यह तो एहसास है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। रोज एक बेहतरीन और नई कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ।